हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं एनसीईआरटी से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। मैंने क्लास 6 to 8 की जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक चलती है उससे कंप्लीट पढ़ा दिया है, और अब मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो 11 वीडियो आ चुके हैं, ये 12वां वीडियो है और इसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आप प्रैक्टिस की सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है, यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। दूसरा है, इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। तीसरा है, इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। और चौथा है, इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है। तो आप सभी लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा। अब इंद्रधनुष के विषय में जो कथन सत्य हैं वह बताने हैं। तो इसमें पहला लिखा हुआ है कि यह सामान्यतः वर्षा के बाद दृष्टिगोचर होता है। तो बिल्कुल जब पानी बरस चुकता है उसके बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो ये सही है। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है, ये गलत है। तीसरे में लिखा है, इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए, ये सही है। और इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि जो बी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर है। अब इंद्रधनुष के बारे में और भी जान लीजिए। तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक वर्णक्रम घटना है जो वर्षा के पश्चात आकाश में उत्पन्न होती है। यह वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। प्रत्येक पानी की बूंद एक छोटे प्रिज्म के रूप में कार्य करती है, और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, ये आपको याद रखना है। सूर्य के विपरीत दिशा में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कॉलम 1 मदों का कॉलम 2 की मदों से मिलान कीजिए, यानी मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। इसमें लिखा है, तो पहले को पहले से ही मिला देंगे, यानी ए को पहले से मिला देंगे। क्या लिखा है? क्लेमाइडोमोनस, इसे पहले से मिला देंगे। बैक्टीरिया, इसे मिलाएंगे 5वें से, लैक्टोबैसिलस। फिर लिखा हुआ है कवक, तो इसे मिलाएंगे 4थे से, एस्परजिलस। और प्रोटोजोआ, इसे मिला देंगे 2 से, यानी अमीबा। तो ए का पहला, बी का 5वां, सी का 4था और डी का 2, यानी कि जो ए विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब इनके बारे में जान लीजिए। जो शैवाल, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ लिखा हुआ है, तो इनके बारे में जान लीजिए। तो शैवाल जो होते हैं ये पर्णहरित युक्त स्वपोषी बड़े पैमाने पर जलीय जीव होते हैं, यानी ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये अलैंगिक विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो शैवाल के बारे में आपको इतना याद रखना है। जीवाणु जो होते हैं ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। वे प्रकाश संश्लेषक स्वपोषी और रसायन संश्लेषण स्वपोषी होते हैं। कवक क्या होते हैं? कवक विषमपोषी होते हैं। वे मृतजीवी या परजीवी होते हैं, या कुछ लाइकेन की तरह सहजीवी होते हैं। और प्रोटोजोआ ये विषमपोषी होते हैं और परभक्षी और परजीवी के रूप में रहते हैं। तो ये सब आपको
याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 मीटर दूरी पर तथा आपका मित्र 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है? तो प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न में कहा गया है कि आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो आप खड़े हैं यहाँ और आपका मित्र खड़ा है 4 मीटर की दूरी पर। तो आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी पूछी गई है। तो जो आपका मित्र है इसका प्रतिबिंब भी 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो ये 4 लिख लीजिए और आप 3 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। 4 3 7 यानी बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, सौर परिवार के नीचे दिए गए ग्रहों में उसे चुनिए जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक अच्छी गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। पहला विकल्प है बुध, दूसरा है नेपच्यून, तीसरा है शनि और चौथा है यूरेनस। सौरमंडल में जो ग्रहों का क्रम है वो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले है बुध, यानी सूर्य के सबसे निकट है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इसमें पूछा गया है कि जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक अच्छी गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। तो वह होता है यूरेनस। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि सौरमंडल में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, नीचे दिए गए किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? पहला है कॉपर ऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें पूछा गया है कि किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया। अब इसमें जो सही विकल्प है वह सी विकल्प है, सल्फर डाइऑक्साइड। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखे हुए हैं ये धातु ऑक्साइड हैं और ये क्या करेंगे, ये लाल लिटमस को नीला करेंगे। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये अधात्विक ऑक्साइड है, तो इसीलिए ये नीले लिटमस को लाल करेगा, इसीलिए सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पूछा गया है। लिखा है, क्रोमियम बुद्धित अगला प्रश्न लिखा है, क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वह बताना है। लिखा है, क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि पहला विकल्प है इसका आविर्भाव मंद है, दूसरा है वह संक्षारित नहीं होता, तीसरा है इस पर खरोंच नहीं पड़ती और चौथा है इससे पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से यह महंगा है। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो इसमें जो पहला विकल्प लिखा हुआ है कि इसका आविर्भाव मंद है, यानी कि इसमें चमक नहीं है, ये गलत है, जबकि क्रोमियम चमकदार होता है। तो गलत पूछा गया है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही लिखे हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्तंभ ए में दी गई फसल बोने काटने की विधियों को स्तंभ बी में दिए गए उनके कथनों से मिलान कीजिए, यानी हमें मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है फसल काटना, तो इसे मिलाएंगे तीसरे से,
फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, यानी जब फसल परिपक्व हो जाती है, पक जाती है पूर्ण रूप से, तब उसे काटा जाता है। तो इसे तीसरे से मिला देंगे। फिर लिखा हुआ है दावना यानी गाहना, तो इसे मिला देंगे चौथे से। इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। लिखा है थ्रेसिंग, तो इसका अर्थ है दानों को भूसे से अलग करना, तो इसे चौथे से मिला देंगे। उसके बाद लिखा है फसल चक्रण, तो फसल चक्रण का मतलब है कि विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतर उगाना, यानी एक फसल के बाद किसी दूसरी फसल को उगाना। और टपक प्रणाली यानी ड्रिप सिस्टम, इसे मिला देंगे पहले से। जल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरता है। तो हमने मिलाया ए का तीसरा, बी का हमने मिलाया चौथा, सी का हमने मिलाया दूसरा और डी का मिलाया पहला। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वह तीसरा विकल्प है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती। पहला लिखा है नथनों से हवा अंदर ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है। पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं। मध्यपट ऊपर उठता है, तो ये गलत है। और फेफड़े फैलते हैं, ये सही है। अब इसमें क्या पूछा गया था कि कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है। तो जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि इसमें लिखा है कि डायफ्राम ऊपर उठता है, ये गलत है। जबकि जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति करता है। तो इसमें जो संपादित नहीं होती वह पूछा गया है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। यह एक ऊतक है, दूसरा है यह एक नली जैसी वाहिका है, तीसरा है यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों के से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है, और चौथा है वाष्पोत्सर्जन इसमें चूसण बल उत्पन्न करता है। तो पादपों में दो प्रकार के संवाहक ऊतक होते हैं, जिनमें एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम है। जाइलम के बारे में गलत कथन का चुनाव करना है। तो यह एक ऊतक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, संवाहक ऊतक है। यह एक नली जैसी वाहिका है, ये भी सही है। और यह वाष्पोत्सर्जन इसमें चूसण बल उत्पन्न करता है, ये भी सही है। लेकिन यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है, ये गलत है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जाइलम के जो और कार्य हैं उन्हें जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि सी विकल्प क्यों गलत है। तो जाइलम जल और खनिज वहन करते हैं। यह पोषक तत्वों को पादपों की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अब आप समझ गए कि सी विकल्प क्यों गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि यह पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करते हैं, तो इसीलिए ये गलत लिखा हुआ है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब फ्लोएम के बारे में भी जान लीजिए। तो फ्लोएम ऊतक पादपों द्वारा तैयार भोजन का वहन करते हैं। यह पादपों द्वारा बनाई गई हार्मोन को उनकी जड़ और प्ररोह युक्तियों में भी वहन करता है। पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन के परिवहन को स्थानांतरण कहा जाता है, और ये कार्य फ्लोएम करता है। तो इसमें गलत पूछा गया था, इसलिए सी इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो तनु H2SO4 से अभिक्रिया करती है, परंतु तनु HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती। पहला विकल्प है कैल्शियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है कॉपर और चौथा है मैग्नीशियम। पहला विकल्प लिखा है कैल्शियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है कॉपर और चौथा है मैग्नीशियम। तो इसमें लिखा है कि उस धातु को चुनिए जो तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन तनु HCl को गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती। तो वह धातु है कॉपर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। इसका मतलब है कि तांबा
हाइड्रोजन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, इसलिए इसे अम्लीय घोल से विस्थापित नहीं कर सकता। तो इसीलिए सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पौधों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। चौड़ी चपटी पत्तियां, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण और जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना। चौथे में लिखा है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास। पांचवें में लिखा है शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हों। इनमें से मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण हैं, यानी कि ये विशेषताएं दी गई हैं और इनमें से उन विशेषताओं को बताना है जो मरुस्थलीय पौधों की हैं। तो मरुस्थलीय पौधे की क्या विशेषताएं होती हैं? चौड़ी चपटी पत्तियां, ये नहीं होती। तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये मरुस्थलीय पौधे की विशेषता है। जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, ये भी मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है। और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास, ये भी मरुस्थलीय पौधे की विशेषता है। तो बी सी डी इसमें सही है, सॉरी दूसरा तीसरा चौथा इसमें सही है, यानी कि आपका जो विकल्प है दूसरा बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधों की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इनमें पत्तियां जो होती हैं या तो अनुपस्थित होती हैं या छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं, जैसे कि कैक्टस आप लोगों ने देखा होगा। इनका जो तना होता है मोटा चपटा और हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। मरुस्थलीय पौधों के तने पर मोमी लेप पानी को बनाए रखने में मदद करता है। जड़ें पानी को सोखने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती हैं। पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, कांटों में बदल जाती हैं, जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हैं, तो ये पर्वतीय पौधे की विशेषता है। इस तरीके से जो पर्वतीय पौधा होता है इसकी शाखाएं इस तरीके से तिरछी होती हैं ताकि बर्फ और पानी आसानी से नीचे गिर जाए। तो इसमें दूसरा चौथा सही है, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। लिखा है पेंसिलिन, तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो ए को मिला देंगे चौथे से। उसके बाद लिखा है चेचक का टीका, तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, इन्हें पांचवें से मिला देंगे। किंडवन की खोज की थी लुई पास्चर ने, ये सामने लिखा हुआ है। और बैसिलस एंथ्रेसिस, इन्हें मिला देंगे रॉबर्ट कोच से पहले से। तो इसमें आपका ए का चौथा, बी का पांचवा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि पहला ही विकल्प आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसमें जो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेगोर मेंडल, तो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और बताया था कि मटर के पौधे में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, बाकी इन सब का नाम याद रखिएगा। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, बाकी ये भी सभी आपको याद रखना है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने, किंडवन लुई पास्चर ने, बैसिलस एंथ्रेसिस रॉबर्ट कोच ने, ये सभी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है, एक्स क्या हो सकता है? तो पहला विकल्प लिखा है घटपर्डी, दूसरा है शैवाल, तीसरा है अमरवेल और चौथा है कवक। तो ऐसा पौधा बताना है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है, तो वह है पिचर प्लांट यानी कि घटपर्डी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये कीटभक्षी पौधा है, आप सभी लोगों को पता है। ये क्या करता है कि इसकी जो संरचना होती है ये घड़े जैसी होती है। घड़े जैसी या जग जैसी संरचना, पत्ती का संशोधित भाग होता है, यानी इसकी जो घड़े जैसी संरचना है वह पत्ती का संशोधित भाग होती है। पत्ती का शीर्ष एक ढक्कन बनाता है जो घड़े का मुंह खोल और बंद कर सकता है।
घड़े के अंदर नीचे की ओर निर्देशित बाल होते हैं। जब कोई कीट घड़े में आता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और फंसा हुआ कीट बालों में उलझ जाता है और पाचक रसों द्वारा कीट पच जाता है। तो ये स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो ये और विकल्प लिखे हुए हैं, जैसे शैवाल, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जो अमरवेल होता है ये विषमपोषी का उदाहरण है, क्योंकि ये जिस भी पेड़ पर फैलता है उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। और जो कवक होते हैं ये मृतपोषी होते हैं। तो ये भी साथ में याद रखना है। इसमें पहला विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, जैड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जैड क्या है? पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है शैवाल और चौथा है कवक। तो जैड जो है वह जीवाणु होता है। ए विकल्प इसमें सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से किन चरणों को सही क्रम में निरूपित किया गया है? तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ऊन की कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर रंगाई, फिर लपेट कर धागे बुनाना और फिर बुनाई। यानी कि जो पहला विकल्प आप देख रहे हैं वही इस प्रश्न का उत्तर है। तो 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी के हो गए। अब चलिए अगले 15 प्रश्न जो हैं वो पेडागोजी के हैं। तो पेडागोजी के प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। विज्ञान की कई पाठ्य पुस्तकें जैसे कि एनसीईआरटी की संबद्ध पाठ में अनुपूरक सूचनाएं जैसे कि दंत कथाएं, कहानियां और अनूठे तथ्य देती हैं। इनके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? यानी कि जो गलत है वह बताना है इन सब के संदर्भ में। पहला विकल्प है, ये बच्चों के लिए अनुपूरक पाठ्य सामग्री को पूरा करते हैं। दूसरा है, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक हैं। तीसरा है, ये विद्यार्थियों की विषय में रुचि जागृत करने में सहायक हो सकते हैं। और चौथा है, ये विज्ञान की प्रकृति को समझने में मददगार हो सकते हैं। तो इसमें जो बी विकल्प लिखा हुआ है कि ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक हैं, यही गलत है और गलत पूछा गया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो दंत कथाएं होती हैं ये वास्तविक लोगों और घटनाओं के बारे में सत्य कहानियों के रूप में चित्रित की जाती हैं और यह विषय वस्तु को रोचक बनाती हैं और विज्ञान की प्रकृति को समझने में भी मदद करती हैं। इसके अलावा जो छोटी कहानियां होती हैं यह विषय में रुचि पैदा करती हैं, लेकिन ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक नहीं होती। तो इसीलिए भी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्न में से विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियां या प्रक्रियां अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है? पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है सामग्री यानी विषय वस्तु, तीसरा है प्रक्रम और चौथा है ऐतिहासिक। तो इसमें पूछा गया है कि विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियां अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है? तो वह होता है प्रक्रिया यानी प्रक्रिया वैधता। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसमें जो और लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। जो संज्ञानात्मक वैधता होता है इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा, शैक्षणिक विधियां आयु के अनुसार हों और बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर हों। तो संज्ञानात्मक वैधता हमें यही बताता है। सामग्री वैधता क्या कहता है? इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु होनी चाहिए। और ऐतिहासिक वैधता, तो इसके लिए आवश्यक है कि विज्ञान पाठ्यचर्या को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य द्वारा सूचित किया जाए जिससे शिक्षार्थी को यह समझने में सक्षम बनाया जा सके कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित हुई हैं। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है, इसमें सी विकल्प सही है यानी प्रक्रिया वैधता। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए सरल लोलक पर कक्षा की योजना बना रही हैं। उसके पास कुछ सामग्री है, पतली लचीली डोरी, हल्के भार का स्प्रिंग, सूती धागा। आगे लिखा है, उपर्युक्त में से कौन सी सामग्री सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है?
तो डोरी के रूप में हम सूती धागा ही चुन सकते हैं। तो सी विकल्प इसमें सही है, यानी कि सी सही है, केवल सी। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें लोलक की डोरी सूती धागे से ही बनानी है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से विवृतांत यानी कि खुले सिरे वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। पहला लिखा है लुढ़काने और खिसकाने में क्या अंतर है। दूसरा है क्या द्रवों में गति करती वस्तु में घर्षण बल का अनुभव करती हैं। तीसरा है किसी नाव का धारा रेखी आकार उसकी गति में किस प्रकार मदद करता है। और चौथा है क्या होगा यदि घर्षण बल अस्तित्व में ना हो। अब इसमें खुले सिरे वाला प्रश्न बताना है। तो खुले सिरे वाले प्रश्न वे होते हैं जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं। तो डी विकल्प इसमें सही होगा। क्या होगा यदि घर्षण बल अस्तित्व में ना हो, क्योंकि ये जो खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं ये व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कक्षा 7 की शिक्षिका अपनी छात्राओं को समतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के गुणधर्म समझाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रकरण का आरंभ करने के लिए सबसे अधिक मददगार होगी। पहला विकल्प है छात्राएं प्रतिबिंब निर्माण दर्शाते हुए किरण आरेख खींचती हैं। दूसरा है छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न बिंब रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षणों का अवलोकन करती हैं। तीसरा है छात्राएं पाठ्य पुस्तक में दिए गए पारदर्शी के आरेख का अध्ययन करती हैं। और चौथा है छात्राएं पिन होल कैमरे के साथ गतिविधि करती हैं और अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध करती हैं। तो यहाँ बात हो रही है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के गुणधर्म समझाने की। तो इसमें जो बी विकल्प लिखा हुआ है ये सबसे अच्छा है और ये मददगार भी साबित होगा कि छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर बिंब रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षणों का अवलोकन करती हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न में से खुले सिरे वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। डी विकल्प इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे स्तंभ 1 में कुछ प्रक्रिया कौशलों के नाम दिए गए हैं। स्तंभ 2 में दिए गए उपर्युक्त सूचकों से उनका मिलान कीजिए। काफी छोटा लिखा हुआ है, चलिए मैं पढ़ते चलूंगी। लिखा है निरीक्षण करना, तो इसे मिला देंगे 5वें से, यानी इंद्रियों का उपयोग कर आंकड़े एकत्र करना। उसके बाद बी में लिखा हुआ है परिकल्पना करना, यानी कि इसे मिला देंगे दूसरे से ही। ऐसी प्रक्रियाएं सुझाना जिनकी जांच की जा सके। सी में लिखा है पूर्व अनुमान करना, इसे मिला देंगे चौथे से। किसी अज्ञात स्थिति के विषय में कुछ कहने के लिए प्रमाण का उपयोग करना। डी में लिखा है संप्रेषण, तो इसे मिला देंगे तीसरे से। उपर्युक्त साधनों द्वारा निष्कर्षों को दर्शाना। और ई में लिखा है पैटर्न पहचानना, तो इसे मिला देंगे पहले से। सूचना के विभिन्न टुकड़े एकत्र करें, पूर्ण स्थिति को समझाना। तो ए का 5वां, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा और ई का पहला, यानी कि जो सी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वथा उपयुक्त है। पहला विकल्प है एक गुब्बारे को फुलाना। दूसरा है किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर धकेलना। तीसरा है फुटबॉल को फुलाना। और चौथा है कुछ सेकंडों के लिए अपनी सांस रोकना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाना है। तो सबसे अच्छी जो युक्ति है वह बतानी है। तो इसमें जो बी विकल्प लिखा हुआ है किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर धकेलना, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि सिरिंज में गैस को एक छोटे से आयतन में संपीड़ित किया जाता है और यदि हम पिस्टन को दबाते हैं तो इसका दाब बढ़ जाता है, और जब हम पिस्टन निकालते हैं तो आयतन बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। तो यही सबसे अच्छी युक्ति है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचक नहीं है? पहला है कारण कार्य संबंध को देखना, दूसरा है प्रेक्षणों में गतिमान और संबंधों की पहचान करना, तीसरा है विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना और चौथा है दैनिक परिघटनाओं के लिए सत्यभाषी व्याख्याओं को खोजना। तो इसमें जो सूचक नहीं है यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का जो सूचक नहीं है वह बताना है। तो विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना यही इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचक नहीं है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? सभी कथनों पर प्रश्न करने, आंकड़े और उनके महत्व की खोज और परिणामों के सत्यापन और परीक्षा के लिए खोज के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिभाषित किया जाता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है? पहला है प्रचलित मीडिया में जो वैज्ञानिक मुद्दे देखे जाते हैं उन खबरों पर जानकारी रखने की क्षमता विकसित करना, दूसरा है राष्ट्रीय सरोकारों से संबंधित वैज्ञानिक मुद्दों पर अपना मत बनाना, तीसरा है लोगों में विज्ञान की एक कार्यात्मक समझ का विकास करना और चौथा है वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। तो इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो डी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर है कि वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। ये विज्ञान की साक्षरता के विकास से नहीं जुड़ा है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक साक्षरता जो होती है उस व्यक्ति की दैनिक जीवन के अनुभवों से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के उत्तर खोजने, पता लगाने या निर्धारित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। तो डी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सुश्री वैष्णवी छात्रों में समझ विकसित करना चाहती हैं कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इस शिक्षण उद्देश्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला है अलग अलग चुंबकों के दो सजातीय ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाना, दूसरा है एक लोहे की कील को चुंबक के पास लाना और जांच करना कि कील ध्रुवों के पास अधिक आकर्षित होती है या चुंबक के मध्य भाग में अधिक आकर्षित होती है, तीसरा है लोहे की बार पर स्टील के तार लपेटकर तार में बिजली प्रवाहित करना और चौथा है लोहे के चूरे से भरे डब्बे में चुंबकीय बार रखना। तो इसमें पूछा गया है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है, छात्रों में इसकी समझ विकसित करनी है, तो कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो यदि आप किसी चुंबक को लोहे के चूरे से भरे डिब्बे में रख दें तो जो लोहे के कण हैं चुंबक के दोनों ध्रुवों पर अधिक चिपकेंगे, बीच में बहुत कम। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इससे बच्चे समझ सकेंगे कि जो चुंबक के ध्रुव होते हैं उनमें चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक संभावना है जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे? पहला है पवन के निर्मित होने और वायुदाब के बीच संबंध, दूसरा है गर्म होने के परिणाम स्वरूप हवा का विस्तार, तीसरा है चक्रवातों के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय और चौथा है भूकंप के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय। तो बच्चे कक्षा 7 तक ही अभी अपने सिलेबस को पढ़कर आए हैं। इसमें पवन के द्वारा निर्मित होने और वायुदाब के बीच संबंध को बता देंगे, गर्म होने के परिणाम स्वरूप हवा का विस्तार भी बता देंगे, चक्रवातों के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय भी बता देंगे, लेकिन भूकंप के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये उच्च कक्षा में पढ़ाया जाता है। कक्षा 7 तक
ये नहीं पढ़ाया जाता, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि किसका वर्णन वे नहीं कर पाएंगे। तो भूकंप के दौरान जो सुरक्षा उपाय होते हैं उनका वर्णन वे नहीं कर पाएंगे, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है उनके संज्ञानात्मक स्तर के ऊपर है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन है। पहला है आलू में स्टार्च मौजूद होने का पता कैसे लगाया जा सकता है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। तीसरा है आप अपने परिवार के लिए किस प्रकार संतुलित आहार चार्ट बना सकते हैं। और चौथा है ऐसे खाद्य पदार्थ बताएं जो कि प्रोटीन और वसा दोनों का स्रोत हैं। तो खुले सिरे वाले प्रश्न क्या होते हैं, जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं, जो व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें जो सी विकल्प लिखा हुआ है वही इस प्रश्न का उत्तर है कि आप अपने परिवार के लिए किस प्रकार संतुलित आहार चार्ट बना सकते हैं। तो इसके कई तरीके हैं, तो इसीलिए सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है रक्त का रंग लाल। पहला विकल्प है रक्त का रंग लाल क्यों होता है। दूसरा है धमनियों और सिराओं के बीच क्या अंतर है। तीसरा है सिराओं में डीऑक्सीजेनेटेड यानी ऑक्सीजन का ह्रास रक्त प्रवाहित होता है, क्या महाधमनी एक सिरा है। और चौथा है जाइलम और पौधे, पानी की पाइप और घर, इन दोनों जोड़ों में क्या समान है। अब निगमनात्मक तर्क में क्या होता है, पहले समस्या को हल करने के लिए पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, छात्र जो हैं विशेष सामान्य से विशेष की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि नियम पहले बताना है और उदाहरण बाद में देने हैं। तो इसमें जो सी विकल्प लिखा हुआ है कि सिराओं में डीऑक्सीजेनेटेड रक्त प्रवाहित होता है, क्या महाधमनी एक सिरा है। तो सी विकल्प ही निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है परछाई किस प्रकार बनती है, इस अवधारणा को पेश करने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त साधन है। पहला विकल्प है एक पेरिस्कोप, दूसरा है एक सूची छिद्र कैमरा, तीसरा है एक धूप घड़ी और चौथा है एक जलती हुई मोमबत्ती। तो परछाई किस प्रकार बनती है, इस अवधारणा को प्रस्तुत करना है तो सबसे अच्छा संसाधन है एक धूप घड़ी। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब पेरिस्कोप क्या होता है, तो यह एक ऑप्टिकल उपकरण है जो एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म, लेंस या दर्पण की एक प्रणाली का उपयोग करता है। सूची छिद्र कैमरा क्या है, तो सूची छिद्र कैमरा इस बात का उदाहरण है कि हम यह कैसे देख सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में चलता है। यह एक साधारण उपकरण है जिसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है जो अंदर से काला होता है और इसके सिरे पर एक छोटा सा छेद होता है जो पिन के आकार का होता है, इसीलिए इसे सूची छिद्र कैमरा कहते हैं। और जलती हुई मोमबत्ती के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो इसमें सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। मिट्टी के विभिन्न किस्मों पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी। पहला है छात्रों को उनके आवास के आसपास के अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्र करने को कहना। दूसरा है छात्रों को खेत में पौधा रोपण करने को कहना। तीसरा है खेत में मिट्टी खोदने के बाद उसकी परतों को अलग अलग करने को कहना। और चौथा है फसल उत्पादन में मिट्टी की विभिन्न परतों का महत्व दर्शाता वीडियो दिखाना। तो जो हुक गतिविधि होती है वह छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है।
अब इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के विभिन्न किस्मों पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय जो सबसे अच्छी हुक गतिविधि है वह बतानी है। तो खेत में मिट्टी खोदने के बाद उसकी परतों को अलग करने को कहना सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छात्रों से कहना कि खेत में मिट्टी खोदें और उनकी परतों को अलग करें। तो यह हुक गतिविधि का सबसे अच्छा उदाहरण है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।